हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। पिछले वीडियो में हमने लावक की यानी कि प्लास्टिडी के बारे में अध्ययन किया था, जिसके कार्य देखे थे और साथ में इनके प्रकार देखे थे। 3 प्रकार देखे थे हमने, जिसमें फर्स्ट था अवर्णीय लवक, सेकंड था वर्णीय लवक और तीसरा था हरित लवक। तो वर्णीय लवक और अवर्णीय लवक के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में हम हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम हरित लवक की संरचना, हरित लवक के प्रकार, हरित लवक का संगठन और हरित लवक के कार्यों के विषय में देखेंगे। यह वीडियो 9th क्लास, 10th क्लास, रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हरित लवक। सबसे पहले बात करते हैं हरित लवक की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज वो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। हमने लवकों की बात की थी, लवकों की खोज किसने की थी? हैक्कल ने की थी। जबकि हरित लवक है, इसकी खोज सिम्पर ने की थी और सिम्पर ने इनको ये हरित लवक शब्द नाम दिया था। सिम्पर ने 1885 में हरित लवक की खोज की थी। हरित लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पर्णहरित युक्त यानी कि क्लोरोफिल युक्त होते हैं, हरे रंग के वर्णक होते हैं। ये जो पर्णहरित होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, ये हरे रंग के वर्णक होते हैं और ये इनमें पाए जाते हैं। इन्हीं कारण से इनका रंग होता है वो हरा होता है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये हमारी कोशिका है, प्लांट सेल्स है। तो उसमें ग्रीन ग्रीन नज़र जो आ रहे हैं ये कौन से हैं? ये क्लोरोप्लास्ट हैं यानी हरित लवक हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करना इनका मुख्य कार्य होता है क्लोरोप्लास्ट का। नेक्स्ट है सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका और आगे पूछा भी जा सकता है कि सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो हरित लवक होता है। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि पादप कोशिकाओं में या पादप जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, या पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो कौन सा हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। लेकिन जब पूछ ले कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तब आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना कि सजीव जगत का सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक होता है, पादप जगत का सबसे बड़ा हरित लवक होता है। लेकिन जो जंतु जगत का पूछे तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया है जो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है जंतु कोशिकाओं में। नेक्स्ट है दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी कि इसके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक होता है केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो युगलिना जंतु है उसमें क्या होता है? ये हरित लवक पाए जाते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो कवक होते हैं इनमें क्या होता है? हरित लवक अब्सेंट होता है। कवक पादप जगत में ही रखते हैं, नॉर्मली मानते हैं, लेकिन इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। हरित लवक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इनकी संख्या की बात करते हैं। तो सवालों में प्रति कोशिका एक हरित लवक होता है, यानी कि जो एल्गी होती हैं, शैवाल होते हैं, उनमें एक कोशिका में एक ही हरित लवक पाया जाता है। नेक्स्ट है पादपों में प्रति कोशिका, जो उच्च पादप होते हैं, उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं, पादपों में प्रति कोशिका 20 से 40 हरित लवक पाए जाते हैं। यानी कि जो उच्च पादप आते हैं, उच्च श्रेणी के पादप आते हैं, जैसे आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, ये सभी इनमें क्या होते हैं? 20 से प्रति कोशिका है 20 से 40 हरित लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक कोशिकीय शैवाल होती है। ये एक कोशिकीय शैवाल होती है क्लेमाइडोमोनास। तो इनमें संख्या कितनी होती है? एक ही हरित लवक पाया जाता है प्रति कोशिका के अंदर। जिग्निमा जो शैवाल है उसमें 2 हरित लवक होते हैं एक सेल्स में। और स्पायरोगायरा होता है जिसके कोशिका के अंदर 2 से 14 तक हरित लवक पाए जाते हैं। यानी कि जो संख्या होती है ये डिफरेंट प्रकार से पाई जाती है। शैवालों में प्रति कोशिका एक हरित लवक होता है। जो उच्च पादप होते हैं उनमें 20 से 40 हरित लवक मिलते हैं प्रति कोशिका में। क्लेमाइडोमोनास जो एक कोशिकी होती है और एक कोशिका में एक ही हरित लवक पाया जाता है। जिग्निमा शैवाल के अंदर एक कोशिका में 2 हरित लवक देखने को मिलते हैं। स्पायरोगायरा में 2 से 14 तक हरित लवक मिलते हैं एक सेल्स में।
नेक्स्ट है आकार। तो आकार की बात करें तो शैवाल और पादपों में अलग अलग आकार की क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले उच्च पादपों की बात करें तो जो उच्च पादप होते हैं उनमें गोल क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, डिस्क नुमा हो सकते हैं। नेक्स्ट शैवालों की बात करें तो शैवालों में अलग अलग प्रकार की जो शैवाल हैं उनमें अलग अलग आकार के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्याली नुमा या कप नुमा जो होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, क्लेमाइडोमोनास जो एक उसी की शैवाल होती है उनमें पाए जाते हैं। मेखलाकार ये यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलते हैं। सर्पिलाकार क्लोरोप्लास्ट ये स्पायरोगायरा में होता है, इसकी संरचना भी सर्पिलाकार ही होती है। ताराकार जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये जिग्निमा में देखने को मिलते हैं, और जालिकावत या सीढ़ीनुमा होते हैं ये उडोगोनियम में पाए जाते हैं हरितलवक। और एक होता है डिस्क के आकार का जो शैवालों में मिलता है, वो मिलता है वाउचेरिया में डिस्क के आकार का क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इनकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे कप शेप्ड देखते हैं, यानी कपनुमा जो आकार होता है ये हमें क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलता है। फिर ग्रिडल शेप्ड यानी कि जो मेखलाकार होता है ये हमें देखने को मिलता है मेखलाकार यूलोथ्रिक्स में। इसके बाद में रिबन शेप्ड होता है यानी कि सर्पिलाकार, रिबन शेप्ड या सर्पिलाकार जो होता है ये किस में मिलता है, हमें स्पायरोगायरा में मिलता है। और इसके बाद में ओवल शेप्ड आता है। तो ओवल शेप्ड जो अंडाकार होता है ये उच्च स्तरीय जो पादप है उनमें मिलता है। और स्टार शेप्ड या जो ताराकार होता है ये हमें जिग्निमा में देखने को मिलता है। ये अलग अलग आकृति के आधार पर क्लोरोप्लास्ट हो गए। जो अलग अलग प्रकार की शैवालें हैं उनमें अलग अलग आकृति के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हरितलवक की संरचना। तो हरितलवक की संरचना में देखें तो इनकी लंबाई होती है 5 से 10 माइक्रोन, 5 से 10 माइक्रोन लंबाई होती है, और मोटाई होती है 2 से 4 माइक्रोन। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है, ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक होता है दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं। तो इनके चारों ओर जो दोहरी झिल्ली पाई जाती है वो दोहरी झिल्ली वसा व प्रोटीन की बनी होती है, वसा व प्रोटीन की बनी होती है। और दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्थान होता है वो स्थान कहलाता पेरीप्लास्टिडियल स्थल। पेरीप्लास्टिडियल स्थल कहलाता है जो दोनों झिल्लियों के मध्य स्थान होता है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो संरचना होती है उसके अंदर जो अंदर का जो भाग होता है उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होता है स्ट्रोमा और एक होता है ग्रेना। तो जो स्ट्रोमा होता है ये हरितलवक के अंदर का तरल भाग होता है, स्ट्रोमा हरितलवक के अंदर का तरल भाग होता है, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन के कण होते हैं, स्टार्च होता है, प्लास्टोग्लोबुली और 70S राइबोसोम होता है, डीएनए जो वर्ताकार होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और जल आदि पाए जाते हैं। यानी स्ट्रोमा है जो हरितलवक में पाए जाने वाला तरल पदार्थ होता है, और इसमें प्रोटीन, स्टार्च, प्लास्टोग्लोबुली, 70S राइबोसोम, डीएनए जो वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड होता है, और जल आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा आरएनए भी होता है, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट मैंने नोट लगा के लिखा कि स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया हरितलवक में कहाँ संपन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रोमा में संपन्न होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेना की। तो ग्रेना होता है ये जो एक हरितलवक है उसमें 40 से 60 तक ग्रेना पाए जाते हैं। यानी कि एक हरितलवक की बात करें तो एक हरितलवक में 40 से 60 तक ग्रेना पाए जाते हैं। इस ग्रेना की हम बात कर लेते हैं कैसे होते हैं। तो स्ट्रोमा में समांतर ढंग से कई इकाई झिल्लियाँ पाई जाती है। स्ट्रोमा में समांतर ढंग से कई इकाई झिल्लियाँ पाई जाती है, और इन झिल्लियों को हम लेमेली कहते हैं या पटलिकाएँ कहते हैं। अभी हम चित्र में देखेंगे अच्छे से। स्ट्रोमा में समांतर ढंग से कई इकाई झिल्लियाँ पाई जाती है जिन्हें लेमेली या पटलिकाएँ कहते हैं। ये लेमेली या पटलिकाएँ पतली चपटी होती है और बंडल के रूप में व्यवस्थित होती है, यानी कि बहुत सारी एक साथ व्यवस्थित होती है। इस प्रकार से जैसे हम बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक ऐसे रखते हैं ना, उसी प्रकार से व्यवस्थित होती है ये झिल्लियाँ या पटलिकाएँ।
और लेमिलिया जो पटलिकाएं होती हैं ये बंडल बनाती हैं या समूह बनाती हैं, और उस समूह को हम थाइलेकोइड कहते हैं। यानी कि लेमिलिया पटलिकाओं का जो समूह होता है वो समूह कहलाता है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहलाता है। थाइलेकोइड की खोज वो मेन्किन नामक वैज्ञानिक ने की थी। मेन्किन नामक वैज्ञानिक ने थाइलेकोइड की खोज की थी। और आगे दे रखा कि जो थाइलेकोइड होता है, थाइलेकोइड का जो समूह है, बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्रेनम का निर्माण करते हैं। बहुत सारे थाइलेकोइड या झिल्लियाँ होती हैं वो मिलकर के ग्रेनम का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे ग्रेनम मिलकर के ग्रेना बनाते हैं। यानी कि ग्रेनम एकवचन शब्द है जबकि ग्रेना बहुवचन शब्द है। बहुत सारे ग्रेनम मिलकर के ग्रेना का निर्माण करते हैं, और प्रति ग्रेनम होता है उसमें 2 से 100 तक ये थाइलेकोइड पाए जाते हैं या ये झिल्लियाँ पाई जाती हैं। यानी एक ग्रेनम के अंदर 2 से 100 तक थाइलेकोइड मिलते हैं। नेक्स्ट है पीठिका या पटलिका, स्ट्रोमा पीठिका बोलते हैं इसे, या पटलिका। स्ट्रोमा पीठिका या पटलिका है, ये 2 ग्रेना को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं, यानी 2 ग्रेना को आपस में जोड़ती हैं। अभी इन चीज़ों को हम एक बार इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों झिल्लियों के मध्य जो यहाँ पर येलो नज़र आ रहा है स्थान, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्थल बोलते हैं। और इसके बाद में अंदर का जो तरल भाग होता है उसको हमने स्ट्रोमा कहा है। और इस स्ट्रोमा के अंदर देखो प्लास्टोग्लोबुलिन मिलते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, 70S प्रकार की प्रोटीन इसमें पाई जाती है, DNA होता है, RNA होता है, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। और स्ट्रोमा में ही प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है स्ट्रोमा में। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेना की। तो जो स्ट्रोमा होता है उसके अंदर बहुत सारी जो पटलिकाएं पाई जाती हैं, ये देखो पटलिकाएं जो नजर आ रही है, ये बहुत सारी पटलिकाएं पाई जाती हैं। और ये बहुत सारी पटलिकाएं मिलकर के यानी कि समूह में व्यवस्थित होती है, बंडल्स का निर्माण करती है, और उस बंडल को हम थाइलेकोइड कहते हैं। यानी कि बंडल का निर्माण करती है जो पटलिकाएं होती हैं, और जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लेमिली नजर आई, ये जो नीचे होती है लेमिली, और ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन हो गई। ये बहुत सारी झिल्लियाँ होती हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है बहुत सारी, ये क्या है? थाइलेकोइड हैं। और ये बहुत सारे थाइलेकोइड मिलकर के, ये देखो जो एक चट्टा सा नीचे ना हुआ, जैसे हम बहुत सारे सिक्के वो एक ऊपर रखते हैं तो एक संरचना बन जाती है, और ये पूरी संरचना कहलाती है ग्रेनम। ये देखो पूरी संरचना क्या कहलाती है? ग्रेनम कहलाती है। और ग्रेनम की जो इकाई होती है, यानी कि इनमें से एक अगर पटलिका निकाल दे, एक झिल्ली निकाल दे, उस झिल्ली को हम थाइलेकोइड कहते हैं। जो ग्रेनम होता है ये तो बहुत सारी थाइलेकोइड से मिलकर बना होता है, जबकि ये बहुत सारी ग्रेनम मिलकर के क्या बनाती है? ग्रेना बनाती है। यानी बहुत सारे जो चट्टे से बने हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे ये मिलकर के सभी को मिलाएं तो इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना कहते हैं। इसके बाद में बात करें तो जो 2 ग्रेना है या 2 ग्रेनम है, इनको जोड़ने का कार्य करती है लेमिली, यानी कि पीठिका पटलिका है जो 2 ग्रेना को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करते हैं थाइलेकोइड झिल्लियों की भीतरी सतह पर अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। यानी थाइलेकोइड झिल्ली है, उनकी जो भीतरी सतह है उसके ऊपर बहुत सारे सूक्ष्म कण मिलते हैं जिनको हम क्वांटासोम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। क्वांटासोम की खोज किसने की थी? तो पार्क एंड बिगिन नामक वैज्ञानिक थे। पार्क एंड बिगिन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटासोम की खोज की थी 1964 में। पाए कहाँ जाते हैं? थाइलेकोइड की झिल्लियों की भीतरी सतह पर। क्वांटासोम का व्यास होता है 150 से 180 एंगस्ट्रॉम, यानी 150 से 180 एंगस्ट्रॉम होता है क्वांटासोम का व्यास। प्रत्येक क्वांटासोम में 230 से 250 तक क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
क्वांटासोम में यानी एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल अणु मिलते हैं, तो कितने होते हैं 230 से 250 तक होते हैं। तो इनमें अन्य क्लोरोफिल अणु भी मिलते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स है या बेंथोफिल्स है, ये भी पाए जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अच्छे से याद रख लेना कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में संपन्न होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रेना में संपन्न होती है। ये हमने बात की अब ग्रेना की, यानी कि रासायनिक जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसकी हमने बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक संगठन की, कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है, उनमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन होता है 40 से 50% प्रोटीन है वो पाया जाता है हरित लवक में। नेक्स्ट है वसा। तो वसा होती है 23 से 25% वसा पाई जाती है, लिपिड पाया जाता है। डीएनए होता है 0 से 0.3% डीएनए पाया जाता है। आरएनए 4% होता है। क्लोरोफिल अणु होते हैं ये 6 से 10% पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये भी साथ में मिलते हैं, 1 से 2% होते हैं कैरोटीनॉइड्स। इसके अलावा कुछ आयन्स होते हैं, जैसे कि फेरस या आयरन होता है, जिंक है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम, कॉपर, ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि रासायनिक संगठन की बात करें तो प्रोटीन होता है 40 से 50%, वसा 23 से 25%, डीएनए होता है 0 से 0.3%, आरएनए 4% होता है, क्लोरोफिल 6 से 10% होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये 1 से 2% होती हैं, और इसके अलावा बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में आयरन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि 70 क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और हमें पता है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो 70S राइबोसोम हरित लवक में मिलता है, इस कारण से हरित लवक में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी प्रकार से हरित लवक में समय का खुद का डीएनए भी पाया जाता है, और डीएनए पाया जाता है इस कारण से हरित लवक में ही प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है, डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्षमता पाई जाती है, और इस प्रकार से इसमें डीएनए का संश्लेषण भी होता है। और ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस कारण से नए हरित लवक का निर्माण है वो पूर्व हरित लवक से हो जाता है इन्हीं कंडीशन के कारण। और इस कारण से इस ऑर्गेनल्स को या कोशिकांग को हम अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। यानी कि हरित लवक में खुद का आरएनए डीएनए होता है, जिसके कारण खुद के डीएनए का संश्लेषण कर लेता है, खुद के प्रोटीन्स होते हैं, और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं जिसके कारण प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और इन क्रियाओं के कारण ही जो नया हरित लवक है उसका निर्माण पुराने हरित लवक से हो जाता है, और इस क्रिया की वजह से इसे हम अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग की बात करें तो हमारे जो कोशिका होती है उसमें दो मिलते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हरित अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होता है क्योंकि उसमें खुद का डीएनए होता है और उसमें राइबोसोम पाया जाता है जिसके कारण वो प्रोटीन का संश्लेषण कर लेता है। और दूसरा होता है प्रोटीन भी, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक होता है ये भी क्या होता है, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग होता है। नेक्स्ट जो टर्म है एक प्लास्टिडोम, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये क्या होती है कि एक कोशिका में उपस्थित जो सभी लवक होते हैं, यानी एक कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी लवक हैं उन सभी लवकों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिडोम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म दे रखी है निफ्जीन। तो निफ्जीन क्या होती है, ये हम जब नाइट्रोजन वाला चैप्टर देखेंगे तब उसमें दोबारा से चर्चा कर लेंगे। निफ की फुल फॉर्म होती है नाइट्रोजन इंड्यूसिंग फैक्टर, नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। तो ये सामान्यतः सवालों में पाई जाती है और सवालों की जो हरित लवक हैं उनमें मिलती है, और ये क्या करती है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन का कार्य करती है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती है, जो निफ जीन होती है वो। अब इनके हम कार्यों की बात कर लेते हैं। जो प्लास्टिड होता है, लवक होता है, इनके क्या कार्य होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरित लवक की। तो हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ही ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन का संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो हमने बात की थी हरित लवक में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा में। नेक्स्ट है ये वातावरण से CO2 को ग्रहण करता है, और CO2 ग्रहण करने के कारण ये रिलीज कौन सी गैस करता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है।
इस कारण से ये वायुमंडल को शुद्धिकरण में भी सहायक होता है, वायुमंडल का शुद्धिकरण करता है। नेक्स्ट है जो अवर्णीय लवक होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का संचय करने का कार्य करते हैं। अवर्णीय लवक क्या करते हैं, हमने पीछे बात की थी, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका संचय करते हैं जो अवर्णीय लवक होते हैं वो। नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्रकाशीय शोषण या प्रकाशिक शोषण भी बोलते हैं इसे। और इसमें क्या होता है, हमारी कोशिका के 3 जो कोशिकांग होते हैं वो भाग लेते हैं। एक तो होता है हरित लवक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा होता है परऑक्सीसोम। तो इसमें ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रकाशिक शोषण में भी भाग लेता है हरित लवक। इस प्रकार से आज हमने हरित लवक के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है। इससे बाहर आपको हरित लवक से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैंने कंप्लीट जानकारी इसके अंदर डाली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।